Hello everyone, welcome to ज्ञान वर्षा. Today's our topic is glycolysis. देखिए पहले हम मतलब समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है. ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, हम कह सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोज डिग्रेडेशन. ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस आखिर हमें हमारे सेल्स करना क्यों चाहते हैं. ग्लाइकोलाइसिस जैसे हमें कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, सेम उसी तरीके से हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच. ओके, तो हमारे सेल्स ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करते हैं जिससे कि उन्हें एटीपी और एनएडीएच मिले एनर्जी करने के लिए. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे, मीन्स एम्बिडेन, मेहोफ, परनास. ये 3 साइंटिस्ट थे जिनके बेसिस पे ग्लाइकोलाइसिस नेम रखा गया है. मीन्स इसे और दूसरे नाम से भी कह सकते हैं ईएमपी पाथवे, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवे. ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवे. इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब आइदर हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, मीन्स आइदर दे एरोबिक और एनारोबिक, कोई भी कंडीशन हो, ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होगी. मीन्स ऑक्सीजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता ग्लाइकोलाइसिस को. ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवे. मोस्टली सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होती है. कहाँ होती है? सपोज ये हमारा सेल है, तो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वहां पर ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करती है मोस्टली. एक्सेप्शन अगर हम कह सकते हैं ट्रिपेनोसोम्स. ओके, ग्लाइकोलाइसिस का पहले हमें जानना है कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या बनता है. लाइक हम ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम किसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं? ग्लूकोज का हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम एटीपी और एनएडीएच के लिए. लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो बनता है पायरुवेट, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल. ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल और उसका जो प्रोडक्ट होगा 3 कार्बन का. तो एक ग्लूकोज के डिग्रेडेशन से हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे पायरुवेट की. ठीक है, इसके 2 फेजेस है, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज. प्रिपरेटरी फेज मीन्स यहाँ पे प्रिपरेशन होगी ग्लाइकोलाइसिस के लिए, जिससे कि वो पायरुवेट में जाके टूटे. ठीक है, अब पहले हम प्रिपरेटरी फेज को पढ़ते हैं. फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज, फर्स्ट इज ग्लूकोज, जो कि हमारा सबस्ट्रेट है, वो टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. मीन्स वो बनेगा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा. कैसे बनेगा? सी, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए हमें एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी. एक एटीपी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें काइनेस एंजाइम की नीड रहेगी, दैट इज हेक्सोकाइनेस. हेक्सोकाइनेस एक वो एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, और हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड है. लिवर एंड पेनक्रियास, 2 ओनली. लिवर एंड पेनक्रियास सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ग्लूकोकाइनेस परफॉर्म करता है, दैट इज वी कॉल्ड एज आइसोजाइम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोजाइम? आइसोजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन तो सेम परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिफरेंट होता है, दैट इज आइसोजाइम्स. ओके, तो हेक्सोकाइनेस मोस्टली ऑल सेल्स में होता है, लेकिन लिवर एंड पेनक्रियास देयर 2 एक्सेप्शंस जिसमें ग्लूकोकाइनेस होता है. मींस सेम रिएक्शन परफॉर्म होगी, लेकिन एंजाइम कौन सा होगा? ग्लूकोकाइनेस. ओके, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब हमारा बन जाएगा, उससे बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ओके, आपने ये चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना वो इरिवर्सिबल है स्टेप. देन ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनेगा हमारा, तो एंजाइम आएगा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज. सी, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ एंजाइम्स. देखिए, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा है, तो ये एक आइसोमर है, तो फॉस्फोग्लूको, क्योंकि फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, दैट इज एंजाइम. ओके, दैट इज रिवर्सिबल. फर्स्ट वन इज इरिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल स्टेप. देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा. ओके, अगेन हमें सी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, लेकिन 1,6 मीन्स एक एटीपी की अगेन हमें नीड होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने के लिए. और एंजाइम कौन से यहाँ होगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, PFK1. एक एटीपी की हमें रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए. सी, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अभी तक नहीं पता कि बिसफॉस्फेट और डाई में क्या डिफरेंस होता है. बिस और डाई में, सी, बिस में क्या होता है, आपका एक मोइटी है, सपोज ग्लूकोज की मोइटी है, फ्रक्टोज की मोइटी है, अगर उनके डिफरेंट कार्बन पर
दिस कार्बन एंड दिस कार्बन पे फॉस्फोर ग्रुप है तो दैट इज बिस, मीन्स डिफरेंट कार्बन होने चाहिए। अगर सेम कार्बन पे दो फॉस्फेट की मोइटी लगी हुई दैट इज डाई। लाइक हियर, सी हियर, फ्रक्टोज 1,6, 1 पे है एक फॉस्फेट ग्रुप, एक 6 पे है फॉस्फेट ग्रुप, दो कार्बन है, 1 कार्बन और 6 कार्बन पर दो फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, एक 1 पर एक 6 पर। बट डाई में क्या होगा, लाइक हमने पढ़ा है फॉस्फोर डाइस्टर बॉन्ड, मीन्स एक ही कार्बन पे दो फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं। ओके, तो दैट इज फॉस्फोर डाइस्टर बॉन्ड, दैट इज डाई, हियर बिस फॉस्फेट। सो आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो गया कि बिस और डाई में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो टूटेगा, दिस इज 6 कार्बन, ग्लूकोज 6 कार्बन का था, ये भी 6 कार्बन का है फ्रक्टोज, वो 3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल में टूटेगा। कौन कौन से दो मॉलिक्यूल होंगे, एक होगा एल्डिहाइड, एक होगा कीटोन। एल्डिहाइड इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एक एल्डिहाइड 3 कार्बन का है। एक होगा दिस वन कीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दो मॉलिक्यूल में टूटेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP। देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्या होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही बन जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे इसमें बहुत स्पीड से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोसीड करता है ग्लाइकोलाइसिस में, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम दोबारा इसमें एक बार और देखेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, जो कि फर्स्ट स्टेप है, जो कि इरिवर्सिबल है। इसमें एक एटीपी यूटिलाइज हुआ है, हेक्सोकाइनेस हियर एंजाइम। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, दिस इज रिवर्सिबल स्टेप, एंजाइम इज फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, दैट इज इरिवर्सिबल स्टेप, दैट इज थर्ड स्टेप। हियर अगेन वी नीड 1 ATP, एंजाइम इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, PFK1। देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूट गया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज, दैट इज ऑल्सो रिवर्सिबल। ओके, देन हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि कीटोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, मींस आइसोमर बना लेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। ओके, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप्स आर इरिवर्सिबल। हमने एक चीज सीखी कि यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारी सेल्स को एटीपी की रिक्वायरमेंट है। ओके, हमारी सेल्स को एटीपी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, बट अभी तक हमने इसमें क्या देखा कि हमारे 2 ATPs यूटिलाइज हो चुकी है, मींस अभी तक हमें कोई एटीपी मिला नहीं है, कोई हमें गेन नहीं हुआ हमारी सेल को, इवन यूटिलाइज हो गई एटीपी। पर हम पे ऑफ फेज में देखेंगे कैसे हमारे एटीपी हमें मींस मिलते हैं, हमारी सेल्स को कैसे हमें गेन होता है एटीपी का। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पे ऑफ फेज, जो कि सेकंड फेज है। उसमें क्या हुआ, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसने 2 मॉलिक्यूल्स बनाए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो अब पे ऑफ फेज में क्या होगा कि एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब वो कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, मींस 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, वही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाएंगे। मींस कैसे, देखिए NAD+ यहाँ पर है, वो रिड्यूस्ड होगा NADH में। तो ऐसे आप ऐसे समझिए जैसे कि आप एक कंसीडर करके चलिए, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल एक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, तो एक NAD+ जो है रिड्यूस्ड होता है NADH में। तो सेम अगर 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल 2 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाएंगे तो 2 NADH बनेंगे, और कौन सा एंजाइम यूज होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, और फिर नेक्स्ट आएगा हमारा, मैं आपको इनहिबिटर के बारे में बाद में बताऊंगी कि कैसे इनहिबिटर यहाँ रोल प्ले करता है। देन क्या होता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। देखिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ है, तो क्या होगा कि 2 ADP से 2 ATP मींस एक ATP हमें मिलेगा। तो इसमें जहां 2 ADP से 2 ATP बनते हैं हम उसे बोलते हैं, मींस ये क्या है, फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट
लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एक 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा और जिससे की वजह से हमें एक एटीपी मॉलिक्यूल मिलेगा। तो सेम वे अगर दो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट दो 3 फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हमें 2 एटीपी मिलेंगे और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज आइदर रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को और ऐड करता है। काइनेज का फंक्शन यही होता है। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंड दिस स्टेप इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, यहाँ पे हमें एटीपी मिला है। अभी तक हमने प्रिपरेटरी फेज में क्या देखा था कि एटीपी कंज्यूम हो रहे थे, अब हमें मिल रहे हैं। देखिए हमारे सेल्स को मिल रहे हैं। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम म्यूटेज। सी देखिए सिंपली कुछ नहीं, 3 जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट होना है, तो विद द हेल्प ऑफ सिंपली फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की हेल्प से इजीली वो कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स सिंपली बस फॉस्फोरल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट पीईपी में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेस। एंड यहाँ पर कौन है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, कोई भी यहाँ रोल प्ले कर सकता है। लाइक हेक्सोकाइनेज में मैग्नीशियम ने रोल प्ले किया था। सेम इन द हियर, इसमें 2 H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स। ओके, क्योंकि 2 फॉस्फोग्लिसरेट है और 2 ही फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बने तो 2 H2O। ओके, नेक्स्ट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट मीन्स पीपी। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाएगा, एक एटीपी निकलेगा। एक फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का मॉलिक्यूल एक पाइरुवेट बनाएगा तो एक एटीपी निकलेगा। तो अगर 2 बनाएंगे तो 2 एटीपी निकलेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। सी दिस इज ऑल्सो अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो हमने इसमें क्या देखा कि हमें 2 स्टेप्स पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मिला। फर्स्ट एक स्टेप हमने देखा 7th स्टेप, जिसमें 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है, जिसे हमने बोला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक था फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का मॉलिक्यूल पाइरुवेट बना रहा है, एटीपी रिलीज हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मीन्स इसका मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट का फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मीन्स एटीपी निकल रहा है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, अगेन हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सी हमने प्रिपरेटरी फेज पढ़ लिया जिसमें हमने देखा कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनाएगा। अब पे ऑफ फेज में, प्रिपरेटरी फेज में भी 5 स्टेप्स पढ़े, सेम वे पे ऑफ फेज भी 5 स्टेप्स का होता है, तो टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। तो पे ऑफ फेज हम अगेन एक बार देखते हैं। 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल 2 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाएंगे जिसे हम बीपीजी बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ 2 एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज और NADH यहाँ पे रिलीज होगा, मीन्स NAD+ रिड्यूस्ड होगा। ओके, देन 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 BPG के 3 BPG बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PG 3 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जिससे कि हमारे ये जो स्टेप है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जिसमें हमें एटीपी मिलेंगी। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लिसरेट म्यूटेज। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज, जिसमें हमें वाटर मिलेगा, वाटर रिलीज होगा, जिसमें फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है हमारा ग्लाइकोलाइसिस का, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज, जिसमें हमें एटीपी मिलेगा हमारे सेल्स को। इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो हमने देखा 7th स्टेप एंड 10th स्टेप, ये 2 स्टेप्स थे जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमें शो कर रहे हैं। अगेन हम एक बार और आप लोग मेरे साथ रिवाइज कीजिए, जैसे कि आपको बार बार मतलब मीन्स रिवाइज हो जाए, इजीली याद हो जाए। देखिए हमने प्रिपरेटरी फेज में क्या देखा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। एक ही देखिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का,
वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, वो भी ग्लूकोज ही है तो 6 कार्बन का है तो वो 1 ही रहेगा मॉलिक्यूल, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, जिसमें मैग्नीशियम जो है उसकी एनहेंस करेगा उसकी एक्टिविटी को, और एक एटीपी यूटिलाइज होगा, एटीपी यूटिलाइज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए, और ये इरिवर्सिबल स्टेप है। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बनेगा, जो कि ये रिवर्सिबल स्टेप है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज की हेल्प से। Okay, then fructose 6 phosphate is also a 6 carbon molecule. Fructose 6 phosphate fructose 1,6 bisphosphate में कन्वर्ट होगा with the help of enzyme phosphofructokinase 1, जिसमें एक ATP अगेन यूटिलाइज होगा। Okay, this is a irreversible step. Then fructose 1,6 bisphosphate ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनाएगा, मीन्स फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, देन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज, देन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमर ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज की हेल्प से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें एक ग्लूकोज से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ओके, इसमें 1 और 3 स्टेप जो था हमारा इरिवर्सिबल स्टेप है। देन हम पे ऑफ फेस पे आएंगे। पे ऑफ फेस में हमें जो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बनेंगे, जिसमें क्या होगा हमारा NAD+ रिड्यूस्ड होगा NADH में, और एंजाइम यहाँ वर्क करेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑलवेज रिमेंबर, जहां भी अगर आप NADH देखें कि NAD+ से NADH बन रहा है, ठीक है, तो वहां डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये एक ट्रिक है। NAD+ से NADH बन रहा है डिहाइड्रोजिनेज, और सबस्ट्रेट का नाम लिखिए, उसके बाद डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। आगे आप क्रेब्स साइकिल में आपको और मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगी डिहाइड्रोजिनेज के, जैसे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल में देखेंगे। देन 2 मॉलिक्यूल्स 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के कन्वर्ट होंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और 2 ATP हमें मिलेंगे। इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फर्स्ट है हमारा ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस की हेल्प से। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स अगेन हमें यहाँ मिले 3 कार्बन के सब। देन हमें 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना इनोलेस एंजाइम की हेल्प से, और मैग्नीशियम आयन इसकी एक्टिविटी को इनहेंस करेगा, जिसमें हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे रिलीज होंगे, मतलब हमें सेल्स को मिलेंगे। देन 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से 2 ATP अगेन हमें यहाँ पे मिलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो हम नेट रिएक्शन देखिए, नेट रिएक्शन हम कह सकते हैं ग्लूकोज 2 NAD+ हमारे यहाँ पर यूटिलाइज हुए, 2 ADP हमने देखा। हम नेट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, नेट ओवरऑल टोटल रिएक्शन, हमें फाइनल रिएक्शन क्या मिली, 2 ADP 2 H2PO4- टू फॉर्म 2 पायरुवेट, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मिले हमें, 2 NAD+ से 2 NADH मिले, 2 ADP से 2 ATP प्लस 2 H2O। ओके, हम ऐसे कह सकते हैं, आप सपोज आपने देखा कि जो हमने प्रिपरेटरी फेज था उसमें 2 ATPs यूटिलाइज हुए। ओके, और यहाँ पर हमें कितने ATPs मिले, 2 यहाँ पर 7th स्टेप पे और 10th स्टेप पे 2, तो इसका मतलब टोटल हमें 4 ATPs मिले और 2 यूटिलाइज हो गए। तो हमें टोटल अगर हम नेट ओवरऑल रिएक्शन बात करें तो हमें 2 ATPs मिले हैं, 2 पायरुवेट का मॉलिक्यूल मिले, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिला, और 2 हमें NADH मिले, जो कि हमने देखा था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज में हमें 2 NADH मिले, NAD+ रिड्यूस्ड हुआ। ओके, मैं आपको यहाँ पे 2 या 3 चीज याद कराना चाहूंगी, जैसे कि आप ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 1, 3 and 10, these 3 steps are irreversible. Always remember 1, 3 and 10. 1 step means जहां हेक्सोकाइनेज, जहां ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। देन थर्ड स्टेप इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना। देन 10th स्टेप इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बना। ओके, these 3 steps are irreversible, except that 7 steps are reversible. टोटल 10 steps होते हैं। अब दोबारा सुनिए, टोटल 10 steps होते हैं, जिसमें से 3 steps irreversible होते हैं, फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, 10th स्टेप।
ये 3 स्टेप्स हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, एक्सेप्ट दैट ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल। ओके, और इसमें हमें नेट गेन कितना होता है, हमें 2 ATPs मिलते हैं, हमें 2 NADH मिलते हैं, 2 पायरुवेट मिलते हैं और 2 H2O। नेट गेन की बात है, नेट रिएक्शन। अगर आप से पूछे कि ओवरऑल आपको कितने ATPs, तो 4 ATPs मिले हमें, जिसमें से हमारे 2 ATPs यूटिलाइज हो गए। तो हम नेट रिएक्शन में कहेंगे कि हमें 2 ATPs मिल रहे हैं, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 2 H2O एंड 2 NADH। ओके, अब यहाँ देखिए हम कुछ इनहिबिटर्स की पहले बात करते हैं, देन हम आगे मूव ऑन करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना। तो यहाँ पे एक इनहिबिटर होता है आइडोएसीटेट। ये क्या करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है। सी, एंजाइम आप जानते हैं, जैसे कि दिस इज एंजाइम, ओके, सपोज दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट। तो एंजाइम की उसके सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी स्पेसिफिसिटी उसके सबस्ट्रेट के लिए। ये एंजाइम है हमारा और ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा एंजाइम, ये हमारा सबस्ट्रेट। तो एंजाइम की उसकी सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक क्या है, हमारा सबस्ट्रेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज क्या है, हमारा एंजाइम। तो आइडोएसीटेट क्या करता है, जो एंजाइम में SH सिस्टीन, जो सिस्टीन ग्रुप होता है, सिस्टीन, आई थिंक यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन सिस्टीन एंड सिस्टाइन। जो सिस्टीन ग्रुप होता है उसको मॉडिफाई कर देता है। एंजाइम में सिस्टीन ग्रुप होता है, SH ग्रुप, उसे मॉडिफाई कर देता है जिससे कि सबस्ट्रेट, जिससे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इजी मतलब बाइंड नहीं कर पाए और ये एंजाइम, ये जो रिएक्शन है इनिबिट हो जाए, ये रिएक्शन इनिबिट हो जाए। आइडोएसीटेट क्या करता है, दोबारा सुनिए आप। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा सबस्ट्रेट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज हमारा एंजाइम है। आइडोएसीटेट क्या करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज में एक SH ग्रुप होता है, सिस्टीन ग्रुप। ओके, सपोज ये हमारा एंजाइम है, सपोज ये हमारा, यहां पे SH ग्रुप लगा हुआ है। आइडोएसीटेट आया, ओके, आइडोएसीटेट एक डेविल की तरह है, वो आया, उसने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दिया सिस्टीन पर। सिस्टीन पे जैसे ही मॉडिफिकेशन हुए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाइंड नहीं हो पाएगा एंजाइम से, तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इनहिबिटर की हम बात करेंगे, फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड 2 फॉस्फोग्लिसरेट PEP में कन्वर्ट होता है। तो फ्लोराइड ऑल्सो यहाँ पे इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है नोलेज के लिए। ओके, नेक्स्ट अब हम कुछ इनहिबिटर्स देखते हैं, कुछ और इनहिबिटर्स देखते हैं। देखिए, 3 इरिवर्सिबल मैंने आपको स्टेप्स बताए। फर्स्ट इज जहां हेक्सोकाइनेज एंजाइम वर्क करता है, सेकंड इज PFK1 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, मेरे साथ बोलिए आप लोग, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। देन थर्ड वन इज पायरुवेट काइनेज। ओके, तो देखिए अब हम पहले बात करेंगे हेक्सोकाइनेज के लिए। तो हेक्सोकाइनेज के लिए कौन इनहिबिटर है, हेक्सोकाइनेज ये एंजाइम। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसको खुद को ही इनहिबिट करने लग जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करने लग जाएगा। तो यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, इनहिबिटर हेक्सोकाइनेज के लिए। समझ आया आप लोगों को, हेक्सोकाइनेज के लिए कौन इनहिबिटर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेम PFK1 के लिए देखिए, पहले हम इनहिबिटर की बात करते हैं। देखिए, आपके सेल को ATP की जरूरत है। अगर उसके पास सॉरी, यहां पर ATP आएगा, देखिए, अगर आपकी सेल के पास ATP ऑलरेडी है तो ग्लाइकोलाइसिस क्यों परफॉर्म होगी। तो अगर ATP अच्छे अमाउंट में है तो वो PFK को इनहिबिट करेगा। ओके, सेम फॉर पायरुवेट काइनेज, अगर अच्छे अमाउंट में ATP है, अगर एबंडेंट अमाउंट में ATP है तो पायरुवेट काइनेज को भी ATP इनहिबिट कर देगा। देन PFK1 के लिए एक और इनहिबिटर है सिट्रेट इज अ इनहिबिटर, जो कि क्रेब्स साइकिल में प्रोडक्ट है। जब सिट्रेट ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए से आप लोग आगे पढ़ेंगे, वो जब ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलके सिट्रेट बनाते हैं, तो सिट्रेट एज अ इनहिबिटर PFK1 के लिए है।
देन एसिटाइल कोएंजाइम है, पायरुवेट काइनेज के लिए इनिबिटर है। तो कौन कौन से इनिबिटर हो गए PFK1 के लिए? सिट्रेट एंड ATP। पायरुवेट काइनेज के लिए एसिटाइल कोएंजाइम है, ATP। देन PFK1 के लिए देखिए फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एक्ट एज अ एक्टिवेटर एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड AMP। 3 है एक्टिवेटर, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड AMP। पायरुवेट काइनेज के लिए कौन कौन एक्टिवेटर है? सेम AMP, क्योंकि AMP की कंसेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो वो कहेगा कि मैं AMP, वो कहेगा कि मुझे ATP बनाओ। तो सेम वे AMP की अगर कंसेंट्रेशन है तो ATP बनाने के लिए ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, तो वो एक्टिवेटर की तरह काम करेगा AMP। अगर ATP बहुत ज्यादा है तो वो इनिबिटर की तरह काम करेगा, ATP इनिबिटर की तरह और AMP एक्टिवेटर की तरह। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पायरुवेट काइनेज के लिए अगेन एक्टिवेटर की तरह वर्क करेंगे। डोंट कंफ्यूज विद 2,6 बिसफॉस्फेट एंड 1,6 बिसफॉस्फेट। अगेन आप एक बार और मेरे साथ बोलिए, हेक्सोकाइनेज का इनिबिटर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हेक्सोकाइनेज का कौन इनिबिटर है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। PFK1 का कौन इनिबिटर है? सिट्रेट एंड ATP। और एक्टिवेटर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड AMP। पायरुवेट काइनेज का कौन इनिबिटर है? एसिटाइल कोएंजाइम एंड ATP। और कौन एक्टिवेटर है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड AMP। ओके, और नेट रिएक्शन हमें क्या मिला? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल दिए, जिसमें से हमें 2 NAD+ से 2 NADH मिले, 2 ADP से, और नेट रिएक्शन बता रही हूँ मैं आपको, 2 ADP से 2 ATP और 2 H2। ओके, अब हम नेक्स्ट एक आप स्मॉल बेसिक्स का कंसेप्ट में और आपको बताना चाहूंगी। समटाइम्स जैसे CSIR गेट में या IIT जेम्स में क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इजी है। देखिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन का होता है, हमने लेबल कर लिया 1 2 3 4 5 6। जब आपको पता है कि प्रिपरेटरी फेज में एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो 3 के कार्बन में टूट जाएगा। ओके, तो हम कहीं से भी कह सकते हैं 1 2 3 1 2 3। ओके, देन क्या होगा? अब आपको आ सकता है क्वेश्चन कि आपको ये बताना है कि कहाँ पे रेडियो लेबल, सपोज उन्होंने ग्लूकोज का 3rd कार्बन रेडियो लेबल्ड कर दिया, सपोज कीजिए, तो पायरुवेट के कौन से कार्बन पे आपको रेडियो लेबल मिलेगा वो, तो आपको ये बताना। तो अब देखिए कैसे इसकी ट्रिक है। देखिए, इसका 3rd 4th जो कार्बन है ग्लूकोज का, 3rd 4th कार्बन को आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 1st कार्बन कहेंगे। 3rd 4th कार्बन ऑफ ग्लूकोज will a first carbon of glyceraldehyde 3 phosphate, 5 and 2 carbon, 5 and 2nd carbon will be a 2nd carbon of glyceraldehyde 3 phosphate. Same way 1st and 6th will be a 3rd carbon of glyceraldehyde 3 phosphate. कैसे? देखिए बीच से लीजिए 4th and 3rd, देन इन दोनों को हटाइए बीच में से 5 and 2, देन 1 and 6. फर्स्ट 4 and 3rd will be क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है ना हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, तो कोई भी 4 भी हो सकता है, 3rd भी हो सकता है, कोई भी 1st कार्बन हो सकता है। 1st कार्बन, देन 2nd, देन 3rd। ओके, तो पायरुवेट के लिए देखिए 4th और 3rd का 1st कार्बन कार्बोक्सिल, 5 और 2 कार्बोनिल, देन 6 और 1 मिथाइल ग्रुप। ओके, मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इस पर। आई होप आपको समझ में आया ये। 3rd and 4th will be a 1st carbon of glyceraldehyde 3 phosphate and 1st carbon of pyruvate. Okay, 5th and 2 will be a 2nd carbon of glyceraldehyde 3 phosphate and 2nd carbon for pyruvate. 6th and 1st, 3rd carbon for glyceraldehyde 3 phosphate and 3rd carbon for pyruvate also. Okay, आपको ये भी दिमाग में रखना है कि फर्स्ट कार्बोक्सिल ग्रुप, देन कार्बोनिल 2nd कार्बन, देन मिथाइल ग्रुप। ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए आप क्वेश्चन, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस। देखिए ये क्वेश्चन गेट 2018 में आया है। Which one of the following metabolic processes in mammalian cells does not occur in mitochondria? इनमें से कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस मैमेलियन सेल्स, मैमेलियन मीन्स ह्यूमन की अगर हम सिंपली बात करें, मैमल्स में आते हैं ह्यूमंस भी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में अकर नहीं करती। ठीक है, अभी मैंने आपको सारी साइकिल्स नहीं बताई हैं, सारी रेस्पिरेशन की, पर आप इसमें से फिर भी आप आंसर बता सकते हैं। देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल, सेकंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसमें हम कह सकते हैं, हमने पढ़ा है कि हम बाकी 3 के बारे में नहीं मानते, आप एलिमिनेशन वाला मेथड अपनाइए कि आप एलिमिनेट कीजिए। आपको ये पता है कि सिट्रिक एसिड के बारे में आपने नहीं पढ़ा, वैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में आपने नहीं पढ़ा, फैटी एसिड
बीटा ऑक्सीडेशन। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होता है, और हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप कह सकते हैं दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये गेट 2018 का बीटी का क्वेश्चन था, बायोटेक में आया गया था कि कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस मेमेलियन सेल में, ठीक है, वो जो कि अकर नहीं करता माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। वो किस में प्रोसेस करता है, साइटोसोल में। कहाँ हैपन होता है, साइटोसोल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस विल अकर अंडर बोथ एनारोबिक एंड एरोबिक कंडीशंस इन ह्यूमन। एरोबिक मीन्स कौन सा ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है या कौन सा ऐसा प्रोसेस है बायोलॉजिकल जो एरोबिक या एनारोबिक कंडीशन में अकर करता है ह्यूमन में, ठीक है। तो फर्मेंटेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस। मैंने आपको कल बताया था कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, जिसे चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, ग्लाइकोलाइसिस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऑप्शन इज ग्लाइकोलाइसिस। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सी, ऑक्सीजन, NADH, एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लूकोज। सी, ऑक्सीजन नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, मैं आपको स्टार्टिंग से ही कह रही हूं कि ग्लाइकोलाइसिस आइदर एरोबिक या एनारोबिक, ग्लाइकोलाइसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो। इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा, तो ऑक्सीजन नहीं हो सकता। देन पहले हम बात करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम की। एसिटाइल कोएंजाइम हमने देखा उसका प्रोडक्ट क्या था, पायरुवेट, ना कि एसिटाइल कोएंजाइम। आगे चल के पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, जो कि लेकिन साइटोसोल में नहीं होगा, स्पेशली इन यूकैरियोट्स आई एम सेइंग। ओके, तो एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं हो सकता ऑप्शन पायरुवेट, ठीक है। देन हम कहेंगे कि ग्लूकोज जो कि एक सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज से ही तो पायरुवेट बन रहा था, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। देन हम आते हैं NADH की तरफ। NADH हमने देखा NAD प्लस रिड्यूस हो रहा था NADH में, तो द ऑप्शन करेक्ट इज NADH। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे बेस्ट फिट ऑप्शन देखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें लगता है नहीं ऑप्शन भी करेक्ट है, नहीं ऑप्शन भी करेक्ट है, पर हमें बेस्ट फिट ऑप्शन देखना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सबस्ट्रेट यूज्ड इन द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। कौन सा सबस्ट्रेट है जो यूज हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस में लास्ट स्टेप में, मींस 10th स्टेप में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। प्लीज इसे गलत मत कीजिएगा, पायरुवेट प्रोडक्ट है और यहाँ सबस्ट्रेट पूछा गया है, तो सबस्ट्रेट आप क्या कहेंगे, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट में। ओके, पायरुवेनॉल पायरुवेट इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द कार्बन एटम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the carbon atom of pyruvate would be labeled during glycolysis of glucose having 14 carbon at carbon 1, means रेडियो लेबल किया गया है। 14 मीन्स आपको शायद पता होगा 12 कार्बन होता है, और 14 से रेडियो लेबल किया जाता है। कार्बन 1 पे किया ग्लूकोज के कार्बन 1 पे रेडियो लेबल किया गया है। ओके, ग्लूकोज के कार्बन 1 पे रेडियो लेबल किया गया है। तो क्या पूछ रहा है, पायरुवेट में कौन सा कार्बन पे हमें रेडियो लेबल मिलेगा, कौन सा कार्बन एटम पे। तो इन्होंने नंबर नहीं पूछा, उन्होंने नाम पूछा, कार्बोनिल, कार्बोक्सिलेट, मिथाइल और नन ऑफ द अबव। सी, आप यहां देखिए, उन्होंने कौन सा, कार्बन 1, ठीक है, कार्बन 1 मीन्स दिस वन, तो कार्बन 1 मीन्स दिस वन। तो इसके लिए आप देखिए, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा 6 और 1 यहां पर आया, देन पायरुवेट मीन्स थर्ड कार्बन, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का थर्ड कार्बन, तो पायरुवेट का भी। देन हम कह सकते हैं मिथाइल कार्बन, द करेक्ट ऑप्शन इज मिथाइल कार्बन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोराइड इज एन इनिबिटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इट इनिबिट द ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। मैंने अभी आपको फ्लोराइड के बारे में बताया था, ये किस एंजाइम को इनिबिट करेगा, इनोलेज को। अभी हमारा डिस्कशन हुआ था आइडो एसीटेट एंड फ्लोराइड, इनोलेज को। आइडो एसीटेट करता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को, फ्लोराइड किसे इनिबिट करता है, इनोलेज को। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की, फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज ब्रोकन डाउन इन ग्लाइकोलाइसिस देयर इज अ नेट गेन ऑफ। सी, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट, सी दिस क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस,
For each glucose molecule that is broken down in glycolysis, there is a net gain of, कितना नेट गेन हो रहा है, 1 ATP, 2 ATP, 3 ATP, 4 ATP. कितना कंफ्यूज करने के लिए, कितना इजी क्वेश्चन है पर कितना कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 4 ATP भी दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स 4 ATP भी लगाएंगे, पर हमें पता है कि 2 ATP इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेट गेन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, an enzyme of the glycolytic pathway, was modified with iodoacetic acid that resulted a loss of enzymatic activity. This is due to modification of active site residue. ये भी अगेन IISc में पूछा गया है क्वेश्चन. देखिए इन्होंने कहा है, अगेन आप देखिए इट्स वेरी इजी, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है हमें कितना टिपिकल है, पर बहुत इजी है. ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase जो कि हमने 6th स्टेप में पढ़ा था, उसमें क्या हुआ, इन्होंने आयोडोएसिटिक एसिड मींस आयोडोएसिटेट को यूज किया है, उसे मॉडिफाई किया है. ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase को मॉडिफाइड करवाया आयोडोएसिटेट से, जो कि एंजाइम एक्टिविटी लॉस कर देगा अपनी. तो किस मॉडिफिकेशन, एक्टिव साइट लॉस हो रही है अगर एंजाइम की, तो किस मॉडिफिकेशन की वजह से, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और सिस्टाइन. तो मैंने आपको बताया था सिस्टीन. आई थिंक यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन सिस्टीन एंड सिस्टाइन. सी, दो सिस्टीन के मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो वो सिस्टाइन बनते हैं. 2 सिस्टीन के मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे, सपोज आपको ये स्ट्रक्चर आता होगा, जैसे सपोज CH2SH. ओके, जब ये एक SH और एक SH, ये अनदर अमाइनो एसिड आएगा यहाँ पर. तो जब ये एक SH और एक SH जब ये जुड़ेंगे, जब ये H2 यहां से रिमूव होगा, जब H2 यहां से रिमूव होगा और S रह जाएगा सिर्फ सल्फीहाइड्रल ग्रुप. ओके, डाइसल्फाइड. तो तब सिस्टाइन बनता है. सिस्टीन सिंपल SH को, तो मैंने आपको बताया था सिस्टीन, मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टीन की वजह से आयोडोएसिटेट क्या करता है, मॉडिफिकेशन कर देता है एंजाइम पर SH का, मीन सिस्टीन ग्रुप का, जिसकी वजह से एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate आके बाइंड नहीं कर पाता ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase से, जिसकी वजह से ये रिएक्शन रुक जाती है. आई होप यू ऑल पीपल लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.